नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। जैसा कि आप देख रहे हो, अब आपका टाइम है सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीज़ें पढ़ने का, टेक्निकल जो तैयारी आप कर रहे हो उस पर जोर देने का। ठीक है, अब जो पीछे जो आपका सिस्टम था वो ख़त्म हो गया है, जिस पे आप ध्यान दे रहे थे। अब ध्यान दीजिएगा इधर तैयारी की ओर, यानी इस तैयारी को बहुत बढ़िया तरीके से करना है और अब इसमें सिलेक्शन लेना है, क्योंकि उससे बहुत बढ़िया पोस्ट है। देखो, वो 1800 पे ग्रेड की है, 16,500 बेसिक होती है। इसके अंदर आपकी 25,500 बेसिक है तो 50,000 आपके सैलरी बनती है लगभग। ठीक है ना, 40,000 प्लस बनेगी और अनाउंस वनाउंस अब और रिसक अनाउंस करके आपकी, ठीक है, जब तक आप ज्वाइनिंग करोगे डीए मर्ज होके सारा कुछ होके लगभग आपकी सैलरी 45 से 50 के बीच में रहेगी। तो उससे अच्छा है ये तैयारी कीजिए और इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है ना, यानी 40-42 हज़ार तो आपकी कटपट के जो बोलते हैं ना हाथ में आएगी कैश इन हैंड। ठीक है, तो इस पे ध्यान दीजिए। अगर उसमें आपके नंबर अच्छे हैं तो भी दिक्कत नहीं है, और नहीं अच्छे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पे थोड़ा बढ़िया ध्यान दीजिए और अपना साथ दीजिए। जैसे वीडियो कोई बनाते हैं, जैसे आपकी हेल्प करने के लिए कोई टीचर आगे आता है, आप वीडियो को लाइक तक नहीं करते, आप शेयर नहीं करते। यानी अगर आपकी हेल्प के लिए कोई वीडियो बनाई गई है, जैसे आपको मतलब पेपर करवाने पे है, तो वीडियो बनाई जाती है, लाइक आते हैं 200, तो वो किसके लिए, टीचर किसके लिए कर रहा है भाई? लेट होगा पेपर तो टीचर का नुकसान नहीं है, नुकसान किसका, आपका है। ठीक है, और आप वीडियो को लाइक तक नहीं कर पाते, वीडियो को शेयर नहीं कर पाते, मतलब अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। मास्टर तो ऐसे ही भौंक रहा है, ऐसा ही होता है ना कई बार। बीमार तो ऐसे ही भौंक रहा है। अरे जब आप कहीं पे भी पढ़ते हो और आपके स्टेट गवर्नमेंट यानी स्टेट का कोई टीचर है तो वो ज़्यादा काम करता है। आप कहीं से पढ़ते हो, आप बाहर वाले चैनलों से भी पढ़ते हो, मैं मानता हूँ, लेकिन आप स्टेट वालों से जब पढ़ रहे होते हो ना, ठीक है ना, तो वो आपकी भर्ती के अंदर आपके साथ कंधे से कंधे मिला के चलता है, कोई भी हो चाहे। ठीक है ना, तो उसका अलग फ़ायदा होता है। आप चाहे किसी के गुण गाते रहो, किसी के जब आपके लिए हेल्प की वीडियो बनाता है, मैं बनाऊँ चाहे कोई दूसरा टीचर तैयारी करवाता है आपको वो बनाए, भी आपके हेल्प के लिए वो स्पेशल आपके लिए, तो वीडियो को लाइक कमेंट करके उसका अच्छा रिस्पांस दिया करो। ठीक है ना, ताकि वो मतलब एनर्जी के साथ आपके साथ खड़ा हो सके हर वीडियो, मतलब आपकी विश्वास, आपका विश्वास जीतने के लिए, आपका मतलब सिलेक्शन दिलाने के लिए। अभी स्टूडेंट ज़्यादा है तो वो आपके लिए मेहनत कर रहा है ना। ठीक है, फिर वो उस वीडियो को क्यों बना रहा है? इस वीडियो को बनाने का मकसद है भी आपका पेपर जल्दी हो, और पेपर जल्दी हो, रिजल्ट जल्दी आए और जल्दी से जल्दी आपको सिलेक्शन मिले। ठीक है, उस समय भी आप ये सोचते हो इसमें टीचर का फ़ायदा होगा। ठीक है, तो उस समय ऐसा मत सोचा करो भाई, अपनी सोच को थोड़ा सा बदलो। ठीक है ना, हर चीज़ और हर जगह एक जैसे सारे नहीं होते। ठीक है, अपन ने जितना भी काम किया है शुरू से लेकर ये आज तक भी, एक भी चीज़ अपन ने आपको कभी मिस गाइड नहीं किया। जो चीज़ हमें पता है वही बताई है, उसके अलावा हम बताते नहीं हैं। ये काम करना है तो इस तरीके से करोगे तो ये हो जाएगा, पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। करते हैं तो कम से कम उसको आप सपोर्ट किया करें, ताकि लाइन में जो इलेक्ट्रिशियन कोई भी एग्ज़ाम देते हो उसके लिए एक पाँचवा चैप्टर है ये, यानी डेली एक चैप्टर की क्लासें होती हैं। ठीक है, जब तक उसके बाद अलग करेंगे। निम्मी के क्वेश्चन सारे हो चुके हैं, जितना भी आपने पढ़ा यानी शुरू से लेकर आज तक आपने थ्योरी क्रैश कोर्स, चाहे आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिटेल, उसके बाद क्वेश्चन, उसके बाद एमसीक्यू, उसके बाद प्रैक्टिस जो बन रहा है आपका वो, तो सारी चीज़ें अब हम लेके आए हैं एमसीक्यू का क्रैश कोर्स आपके लिए। यानी इसमें क्या फ़ायदा होगा, जैसे पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं, उसी के बाद थ्योरी को हम थोड़ा निचोड़ देते हैं, तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल लेते हैं, अभी ये ज़्यादा पढ़नी है तो उस क्रैश कोर्स का जाते हैं। उसी प्रकार थ्योरी को छोटा किया जाता है, उसी प्रकार क्वेश्चन पहले पढ़ी जाती है डिटेल में, एक क्वेश्चन पढ़ो, उस क्वेश्चन को समझो, उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन, उसके बाद होता है एमसीक्यू का। यानी एमसीक्यू क्रैश कोर्स में होता क्या है भी, इस कोर्स के अंदर क्या होगा, आपकी स्पीड है, रैपिडली आपको जिसको कह देते हैं वो तैयारी करवाई जाएगी। तैयारी का मतलब आप अपने पहचान सकते हो, अगर आप ये क्वेश्चन लगाते हो तो 1 घंटे में लगभग हो जाएंगे, अगर 2 की स्पीड से देखते हो तो 35 मिनट, 35-40 मिनट है, तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। पूरी वीडियो को देखो, अगर आपके क्वेश्चन 100 नंबर के लगभग आपको बनते हैं, इसमें 100 प्लस बनते हैं, मतलब 113 118 ऐसे क्वेश्चन है, उनमें से 100 प्लस आपके ठीक होते हैं। तैयारी अच्छी नहीं तो आप बार बार उसको चैप्टर को दोबारा रिवाइज करें, इससे नंबर आप कम है तो आप रिविजन करें, क्योंकि इतने में से इतना परसेंट आपका 18% डाटा गलत हो रहा है, 10-15% डाटा गलत हो रहा है, तो हो सकता है 10-15 में से दोनों क्वेश्चन उठ जाएँ जहाँ से आपके गलत हो रहे हैं, तो उनको रिविजन करें बढ़िया तरीके से, सारे क्वेश्चन करते हैं स्पीड से।
स्पीड से करने का मतलब है बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को पढ़ा जाए, उसका आंसर बताया जाएगा। और आप पहले अपना क्वेश्चन सोचें और जितना भी आपको ऐसा लगता है मेरा गलत हो रहा है, ठीक है, उसको देखें भी कितने गलत हो रहे हैं, कॉपी पेन में लिखेंगे, सही लिखने की जरूरत नहीं है, गलत जरूर लिखेंगे, 1 गलत हो गया, 2 गलत हो गया, सही तो आपको पता ही चल जाएगा। 10 गलत हो गए जैसे आपके, और मैं क्वेश्चन टोटल कितने करवाएं उसमें से आपके 10 गलत हो गए तो आपका परसेंटेज निकल जाएगा। अति सूक्ष्म भागों को काट देने पर चुंबक में ध्रुवों की संख्या होगी, यानी पोल जो होते हैं चुंबक में हमेशा 2 रहते हैं, हमेशा। चाहे चुंबक के 20 टुकड़े कर दो आप, जितनी छोटी चुंबक होगी, कितनी छोटी चुंबक होगी, छोटी से छोटी चुंबक के 2 ध्रुव होती है, हमेशा क्या रहती है, 2 रहती है। अगला क्वेश्चन आपका, चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक कहाँ होती है? तो बीच में सबसे कम होती है, ध्रुवों में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, ध्रुवों में सबसे ज़्यादा और चुंबक के बीच में सबसे कम होती है। कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा क्या होती है? कृत्रिम चुंबक ज़्यादा शक्तिशाली होती है, किसकी तुलना में? प्राकृतिक चुंबक की, ठीक है। विद्युत चुंबक एक होती है, विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक होती है। कौन सी चुंबक होती है? अस्थायी चुंबक होती है, विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक होती है, ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ में तर्जनी उंगली किसको दर्शाती है? यानी तर्जनी को हम कहते हैं फर्स्ट फिंगर, फर्स्ट फिंगर है या फोरे फिंगर कह देते हैं, वो किसको दर्शाती है? तो पहली उंगली हमें फील्ड दर्शाती है, क्या? एफ से हमने फर्स्ट, फोरे या फील्ड, तो फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। गॉस किसके बराबर होता है? तो गॉस क्या होता है? टेस्ला, और गॉस इकाई होती है आपकी, ठीक है। गॉस सीजीएस मात्रक होता है, टेस्ला क्या होता है? एसआई मात्रक होता है। तो एक गॉस में 10,000वां भाग होता है टेस्ला का, तो एक गॉस बराबर 10⁻⁴ टेस्ला हो जाएगा। एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है, चुंबक के अंदर पूछा इसने, ध्यान रखना, चुंबक के अंदर। मान लो आपका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो चुंबक के बाहर तो नॉर्थ से साउथ चलती है, लेकिन अंदर कहाँ चलेगी? साउथ से नॉर्थ चलेगी। तो थोड़ा सा ध्यान देना, क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत ना हो। दक्षिणी ध्रुव से साउथ से नॉर्थ की ओर। अगला क्वेश्चन आपका, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक राशि है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, दोनों क्या है? सदिश राशियाँ होती है। वायु निर्वात की चुंबकशीलता यानी प्रेमेबिलिटी कितनी होती है? इन्हें पूछा है वायु निर्वात में जो प्रेमेबिलिटी है, यानी आपकी रिलेटिव प्रेमेबिलिटी यानी सापेक्ष विद्युत चुंबकशीलता क्या होती है, ठीक है। तो वो चुंबकशीलता, इसका मान क्या होता है? इकाई होता है, 1 होता है। जिस पदार्थ की धारण शक्ति अधिक होती है वह क्या होता है? तो धारण शक्ति जिसकी अधिक होती है, रिटेंटिविटी जिसकी अधिक होती है, उससे क्या बनाए जाते हैं? स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। और जिसकी रिटेंटिविटी कम होती है उसके क्या? अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग करते हैं जिन पदार्थ की रिटेंटिविटी यानी धारणशीलता, चुंबक को धारण करने की शक्ति, ठीक है ना, रिटेंटिविटी कहते हैं जिसको। डोमेन जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो 10⁻18 से 10⁻21 परमाणु के बराबर होता है। निम्न में से कौन सा लोहा चुंबकीय पदार्थ है? तो प्लेटिनम है, निकेल है, एल्यूमिनियम, जस्ता, तो ये तीनों नहीं है, तो निकिल हो जाएगा आपका, ठीक है ना। निकिल, कोबाल्ट और इस्पात लोहा याद रखना, ये चारों में से क्वेश्चन आ जाता है लोहे चुंबकीय पदार्थ के चक्कर में। ये लो जी, किसी चुंबक के चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान ज्ञात करें। यदि उसकी चुंबकीय फ्लक्स 154 × 10⁻³ वेबर है, उसके प्रभाव में वृत्तीय क्षेत्र की त्रिज्या 7 मीटर हो, तो क्या होगा? हमें कुछ नहीं करना, इसके अंदर हमें क्या करना है, ऊपर हम क्या लिखेंगे? तो हमें पता है चुंबकीय फ्लक्स की इकाई, घनत्व की इकाई होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो वेबर दिया हुआ ये ऊपर रखेंगे और नीचे क्या रख लेंगे? πr²। आर की वैल्यू 7 दी हुई है, तो कैलकुलेशन करना है 154 × 10⁻³, ठीक है, 10⁻³ बटे में 22/7 × 7, ठीक है। तो 7 से 7 कट जाएगा, 1 7 बच जाएगा, स्क्वायर है तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 22 एकम 22, 10⁻³ आंसर आ जाएगा इसका। काट पीट के देख लेना भाई, थोड़ा अपने आप से करना सीख लो, वक्त बहुत हो गया आपको पढ़ते पढ़ते। किसी कॉइल के द्वारा 400 × 10⁻5 वेबर का फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए कितने एमएमएफ की आवश्यकता होगी अगर रिलक्टेंस 1.25 × 10⁵ एम्पियर टर्न प्रति वेबर है? तो हमें पता है एम्पियर टर्न पूछा है इसने, एमएमएफ पूछा है, तो एमएमएफ क्या होता है? एमएमएफ क्या होता है? एमएमएफ होता है फ्लक्स गुणा में, बराबर होता है फ्लक्स गुणा में रिलेक्टिविटी। तो फ्लक्स कितना दिया हुआ है?
ये, और रिलेक्टिविटी कितनी दी हुई है ये, तो दोनों को गुणा करना है। क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा? लगभग 500 एम्पियर टर्न आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि -5 10 की माइनस तो कट ही जाएगा। गुणा सीधी सीधी किसको करनी है? बोले जी इतना जल्दी कैसे निकल गया? अरे इससे ही तो गुणा कर दिया है। ठीक है ना, यानी 0.5 से, यानी बटे में क्या आ गया? 100 आ गया, तो 100 से 100 काट दो। ठीक है, तो लगा लो 12 5 चौका 20, 12 चौका 48 और 2 50, यानी 500 एम्पियर टर्न। ऑटोमेटिक हो जाएगा, धीरे धीरे, टेंशन ना लो आप। लपेटों की संख्या अगर 40 है और विद्युत धारा का मान 5 है तो एम्पियर टर्न बताना है, कितना एम्पियर टर्न होगा। तो आंसर क्या होगा? 40 में 5, 40 गुणा में 5, तो कितना हो जाएगा? 200 एम्पियर टर्न हो जाएगा। यदि किसी चुंबक में उत्पन्न चुंबक वाहक बल का मान 640 एम्पियर टर्न है, यदि उसका चुंबकीय फ्लक्स 16 × 10⁶ वेबर हो, तो चुंबक का रिलक्टेंस कितना होगा? ठीक है, तो रिलक्टेंस क्या हो जाता है आपका? रिलक्टेंस वेबर, सॉरी, रिलक्टेंस क्या हो जाता है? रिलक्टेंस। ठीक है, तो MMF बटे में फ्लक्स, यानी एम्पियर टर्न प्रति वेबर, ये तो दिया हुआ है। चलो ठीक है, तो MMF कितना है? MMF कितना है? एम्पियर टर्न दे रखा है इसने, तो एम्पियर टर्न प्रति वेबर हो जाएगा, यानी 640 बटे में 16 10 की गुणा में 10⁶ माइनस का है, ऊपर 10⁶ हो जाएगा, 16 चौक 64, यानी 40 गुणा 10⁶ हो जाएगा। 40 गुणा 10⁶ एम्पियर टर्न प्रति वेबर हो जाएगा। निम्न में से अनुचुंबकीय पदार्थ बता दीजिए कौन सा है? तो निकेल, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, लोहा। तो ये निकेल, कोबाल्ट और लोहा तो क्या है? लोहा चुंबकीय, तो एल्यूमिनियम आंसर आ जाएगा। किस पदार्थ का प्रयोग स्थायी चुंबक बनाने के लिए नहीं किया जाता? नहीं किया जाता, कठोर लोहे का, नरम लोहे का। तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए हम नरम लोहे का प्रयोग नहीं करते हैं, नरम लोहे का अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन सा चुंबक से प्रतिकर्षित होता है? तो चुंबक से प्रतिकर्षित जिसे होता है जो प्रतिचुंबकीय डाई मैग्नेटिक पदार्थ उसको बोलते हैं, वो होता है। तो डाई मैग्नेटिक पदार्थ इसमें से कौन सा है? तांबा है। कौन है? तांबा। ट्रांसफॉर्मर जो होता है उसकी क्रोड किससे बनाई जाती है? सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। ठीक है, विद्युत मशीनों की क्रोड पटलित यानी लेमिनेशन क्यों किया जाता है? तो लेमिनेशन करने का मतलब है एडी धारा को कम करना, यानी एडी धारा लॉस जो है उसको कम करने के लिए पटलित यानी लेमिनेशन किया जाता है। सिलिकॉन का प्रयोग हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो पटलित क्यों किया जाता है? इसने पूछा पटलित यानी लेमिनेशन, तो हम कहेंगे बवर धारा हानि को कम करने के लिए। स्थैतिक विद्युत वाहन किस पे निर्भर करता है? स्थैतिक विद्युत वाहन मान किस पे निर्भर, यानी स्टैटिक्स EMF जो है वो किस पे निर्भर करेगा? तो फ्लक्स के परिवर्तन की दर के, किस पे निर्भर करेगा? फ्लक्स के परिवर्तन की दर पे निर्भर करता है। स्टैटिक्स किस में होता है? ट्रांसफॉर्मर में। डायनेमिक किस में होता है? जनरेटर में। चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रत्याकर्षित होने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? डायामैग्नेटिक, चुंबकीय, पैराचुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक। तो वो क्या कहलाता है? पैरामैग्नेटिक। प्रतिकर्षित जो होता है वो। छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यानी छड़ चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा होती है, दिशा कौन सी होती है? नॉर्थ से साउथ की ओर, तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। बाहर उत्तरी से दक्षिणी होती है और अंदर दक्षिणी से उत्तरी होती है। जिस पदार्थ की धारणसिकता उच्च होती है यानी टेंटिविटी उच्च होती है उसे स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या होती है? चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या होती है? तो वेबर होती है। मैक्सवेल सीजीएस मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई हो और उसके प्रभाव के अंतर्गत क्षेत्र A हो तो चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व क्या होगा? फ्लक्स घनत्व क्या होता है? फ्लक्स बटे में क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल फ्लक्स का ये फाई दे रखा है बटे ये हो गया, क्योंकि वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है फ्लक्स घनत्व की इकाई, तो फ्लक्स बटे
पैरा चुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता का मान क्या होता है? पैरा चुंबकीय तो इकाई से कम होता है, पैरा चुंबकीय का इकाई से कुछ कम होता है, ठीक है, इकाई से कुछ अधिक होता है। पैरा चुंबकीय क्या किसको कहना चाहता है ये, ठीक है। अगर पैरा चुंबकीय ये इसको कह रहा है, डाई मैग्नेटिक को कह रहा है, तो इसका मान क्या होता है? कुछ कम होता है, इकाई से कुछ कम होता है। नहीं, पैरा चुंबकीय, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पैरा चुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थ को कहा जाता है, ध्यान रखिए, पैरा और अनु, ठीक है ना। पैरा मैग्नेटिक बोलते हैं आप। तो पैरा चुंबकीय पदार्थ इकाई से कुछ अधिक होता है, इकाई से क्या होता है? कुछ अधिक होता है। अब एक क्वेश्चन गलत हो जाता है ना। कौन सा पदार्थ स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है रे? तो सभी किए जाते हैं, कार्बन स्टील भी, एल्कोनेक्स का भी। चुंबकीय परिपथ में प्रतिरोध के अनुरूप कार्यत होता है। प्रतिरोध के अनुरूप कौन कार्यत होता है? रिलक्टेंस, यानी प्रतिरोध करंट को रोकता है। उसी प्रकार चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स को रिलक्टेंस रोकता है। चुंबकीय घनत्व की इकाई क्या होती है? वेबर पर मीटर स्क्वायर। कौन सा द्रव्य अनुचुंबकीय पदार्थ है? कौन सा द्रव्य अनुचुंबकीय पदार्थ है बताइए? तो कौन सा द्रव्य अनुचुंबकीय? कोबाल्ट, निकेल, एल्यूमिनियम, लोहा, ठीक है। इसको परिवर्तन करने का सबसे आसान तरीका है, विद्युत युक्तियों में यानी इलेक्ट्रिकल जो डिवाइस होते हैं उनके अंदर अगर विद्युत चुंबक है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट को से उत्पन्न फ्लक्स है, उसको हमें परिवर्तन करना है, तो कौन सा आसान तरीका है? कुंडली के लपेटों की संख्या घटा बढ़ाकर हम कर सकते हैं। आसान पूछा है इसने। अनेक टेपिंग युक्त उत्तेजक कुंडली प्रयोग करके और उत्तेजक कुंडली में प्रवाहित धारा का मान परिवर्तित। सबसे आसान तरीका यही है भी, हम धारा को परिवर्तित करके क्या कर सकते हैं, यानी जो आपकी एक्साइटेड कोयल है उसको क्या कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये आपने मोटर के अंदर पढ़ा होगा, सिंक्रोनस मोटर में पढ़ा होगा। ये आपने कहाँ पे पढ़ा हुआ है? डीसी मोटर या डीसी जनरेटर के अंदर भी पढ़ा होगा, अल्टरनेटर में भी पढ़ा होगा। एक्साइटर के रूप में हम प्रयोग करते हैं, फील्ड वाइंडिंग के मतलब फील्ड वाइंडिंग करते हैं जिसमें करंट को घटा बढ़ाकर हम उत्तेजना कम ज़्यादा करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन बहुत ही प्यारा। फ्री स्पेस की प्रेमेबिलिटी कितनी होती है? यानी निर्वात की, फ्री स्पेस किसको बोलते हैं? वैक्यूम या निर्वात की प्रेमेबिलिटी कितनी होती है? तो 4 पाई गुणा में 10 की -8 कितनी होती है? 10 की -8 होती है, 7, 10 - 8, 10 की -6, 10 की -9, 10 की -7। ऑप्शन एक जैसे दिए हुए हैं तो 10 की -7 वाला आंसर हो जाएगा। और बहुत अच्छी तरीके से बताया गया। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको करवाया ना गया हो थ्योरी के अंदर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। किसी माध्यम की सापेक्ष रिलेटिव प्रेमेबिलिटी की इकाई क्या होती है? तो रिलेटिव जहां आ जाए उसकी कोई इकाई नहीं होती, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं होती, याद रखना। सोलोनॉइड जो होता है उसकी, सोलोनॉइड की कोर में किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो सोलोनॉइड कोर जो होती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो कोर का मतलब जिसके ऊपर सोलोनॉइड क्या है, यानी एक आपने कोर लिया, कोई लोहे की छड़ ली और उसके ऊपर आपने तांबे की वाइंडिंग कर दी, मान लो वाइंडिंग की तरह आपने कुंडली बना दी, तो उसको हम सोलोनॉइड बोलते हैं। यानी जिसके ऊपर कोयल बनाई जाती है यानी एक छड़ नुमा करती, उसे हम बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं? कोर। तो वह किसकी बनाई जाती है? नरम लोहे की बनाई जाती है। किसी पदार्थ में मैग्नेटिक फ्लक्स को बनने में रोकने के लिए गुण को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स को रोकने का गुण क्या कहलाता है? ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? आप रिलक्टेंस कहते हैं, नॉर्मल सी बात है। और जो फ्लक्स को चलाता है उसे मैग्नेटिक मोटिव फोर्स कहते हैं। रिलक्टेंस का विपरीत क्या है? जिस प्रकार प्रतिरोध का विपरीत कंडक्टेंस होता है उसी प्रकार रिलक्टेंस का प्रेमेंस होता है। क्या होता है? प्रेमेंस होता है। अगला क्वेश्चन है, दो लंबे पैरेलल कंडक्टरों के बीच बल किसके विलोमानुपाती होता है? दो पैरेलल कंडक्टरों के बीच बल किसके विलोमानुपाती होता है? ठीक है, तो दोनों कंडक्टरों के करंट के, दोनों कंडक्टरों के करंट के गुणनफल के, दोनों कंडक्टरों के बीच की दूरी के। बहुत अच्छा है। कौन से? दोनों कंडक्टरों के बीच की दूरी के विलोमानुपाती होता है। चुंबक बल रेखाओं की दिशा ज्ञात कीजिए।
चुंबक बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए हमें किसका उपयोग करना? दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ के क्रॉस स्क्रू का नियम, उपयुक्त दोनों नियम अपनाते हैं, यानी दोनों कर सकते हैं आप। दाएं हाथ का नियम भी हथेली वाला नियम जो लगा के भी उंगलियां किसको दर्शाएगी? करंट किसको दर्शाएगा? उंगलियां करंट को दर्शाती है तो मैग्नेटिक फील्ड इसको दर्शाएगा। स्क्रू का हमें घुमाते हैं, कारक स्क्रू को जब घुमाते हैं तो घूमने की दिशा और उसके आगे जाने की दिशा दोनों से हम क्या करते हैं? चुंबकीय फ्लक्स की दिशा ज्ञात करते हैं। यदि एक करंट प्रभावित वाले कंडक्टर को चुंबकीय फील्ड में रखा जाए तो उसका अनुभव क्या होगा? यानी यदि एक करंट प्रभावित कंडक्टर है, यानी जिसके अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर है, यानी जिसके अंदर करंट का प्रभाव रहा, ऐसे तार को हम चुंबकीय फील्ड में रख दें तो उसमें क्या हो जाएगा? ठीक है, ईएमएफ बल जाएगा, ईएमएफ कम हो जाएगा। ईएमएफ कम नहीं होगा, उसमें एक क्या होगा? बल पैदा होगा, जिसको हम टार्क कहते हैं ना, वो पैदा होगा, एक बल पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो घूमने की कोशिश करेगा वो। चुंबकीय फील्ड के कनेक्टर पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो हम किसका यूज करते हैं? चुंबकीय फील्ड में कंडक्टर पर बल की दिशा, चुंबकीय फील्ड है, ठीक है ना, और कनेक्टर पर बल की दिशा ज्ञात करनी है तो हम किसका यूज करेंगे? तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम अपनाते हैं हम, ठीक है ना, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम किस में लगता है? तो आप कहोगे ये तो मोटर में लगता है, दाएं का जनरेटर में लगता है। ठीक है, तो बल की दिशा कौन दर्शाएगा? तो अंगूठा दर्शाएगा। कौन दर्शाता है बल की दिशा? अंगूठा। पहली उंगली किसको दर्शाती है? पहली उंगली किसको दर्शाती है? फील्ड, ठीक है ना। और जो आपकी मिडिल फिंगर है वो किसको दर्शाती है? करंट की दिशा। मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन फोर्स के अनुपात को क्या कहते हैं? ठीक है, जो आपका मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो होता है उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं फ्लक्स घनत्व। क्या कहते हैं उसे? फ्लक्स घनत्व। क्या कहते हैं? फ्लक्स घनत्व। स्टील के चुंबक बनाना साधारणतः कठिन होता है, थोड़ा सा क्या कठिन होता है नरम लोहे की बजाय, तो क्योंकि इसकी अपेक्षित घनत्व अधिक होता है, रिलेटिव डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसकी प्रेमेबिलिटी जो है वो अधिक होती है, इसकी प्रेमेबिलिटी कम होती है। ठीक है, प्रेमेबिलिटी कम होती है, तो हम क्या करते हैं? स्टील से चुंबक बनाना साधारणतः कठिन होता है क्योंकि इसकी प्रेमेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है, किसकी बजाय? लोहे की तुलना में। चुंबकशीलता बोलते हैं इसको आप, हैं। रिलक्टेंस की इकाई क्या होती है? रिलक्टेंस की इकाई क्या होती है? ठीक है, रिलक्टेंस की इकाई क्या होती है? हेनरी मीटर। हेनरी तो किसकी होती है? देखो, हेनरी होती है आपकी प्रेमेंस की। किसकी होती है? प्रेमेंस की। ठीक है, और प्रेमेंस का हेनरी जो है, ठीक है। अब रिलक्टेंस क्या लिखते हैं? देखो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ी सी एडवांस क्वेश्चन है थोड़ा सा। हम क्या लिखते हैं? जैसे V बराबर IR लिखते हैं तो V की जगह यहाँ MMF लिखते हैं, आप याद करो, ठीक है ना। I क्या है? यहाँ पे फ्लक्स होता है, फ्लक्स लिखते हैं, ठीक है। और रिलक्टेंस, यहाँ पे रिलक्टेंस लिखते हैं। तो MMF की इकाई हमें पता है एम्पियर टर्न प्रति वेबर होती है, सॉरी, ठीक है, एम्पियर टर्न। और फ्लक्स की इकाई क्या होती है? वेबर होती है। रिलक्टेंस की इकाई क्या होती है? तो आप कहोगे जी इसकी तो इकाई निकालनी है हमें, तो एम्पियर टर्न प्रति वेबर किसकी इकाई हो जाती है? एम्पियर टर्न प्रति वेबर हो जाती है आपकी इकाई किसकी? एम्पियर टर्न प्रति वेबर, ये इकाई हो जाती है आपकी रिलक्टेंस की। ठीक है, एक तो इकाई ये निकल गई रिलक्टेंस की। दूसरी इकाई निकलती है हमारी भी, इसको हम प्रेमेंस पर मीटर के हिसाब से, ठीक है। एक तो एम्पियर टर्न पर वेबर होगी, दूसरी हेनरी पर मीटर बेस की इकाई होती है। समझेंगे कहीं पे क्वेश्चन आएगा तो, जब बोर्ड पे करवाएंगे तो। एक बार मैं घर पे था 2-3 दिन पे, तो उसके हिसाब से आपको सारे क्वेश्चन, मैंने सोचा भी फ्री ना रहे तो थोड़ी घर पे बैठ के ही मेहनत की जा सके आपके साथ। डायनेमिक इंडक्शन का प्रयोग कहाँ होता है? एक डायनेमिक, एक स्टैटिक्स हो गया। डायनेमिक्स का प्रयोग होता है जनरेटरों के अंदर, ये
ठीक है ना, जनरेटरों के अंदर और आपके अल्टरनेटर के अंदर। और ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है आपका स्टैटिक्स इंडक्शन होता है। निम्न सूत्र किसके सिद्धांत को दर्शाता है? कौन सा सूत्र है जो ये जो ईएमएफ जो है -n टर्न d∅/dt होता है, तो ये किसको दर्शाता है? तो लेंज के नियम को दर्शाता है ये। तो भाई किसको दर्शाएगा? लेंज के नियम, माइनस लगा हुआ है, लेंज के नियम में प्रति टर्न में कितनी ईएमएफ उत्पन्न होगी। एडी करंट को कम करने के लिए क्या किया जाता है? तो लेमिनेशन किया जाता है। एडी करंट को कम करने के लिए लेमिनेशन किया जाता है, ठीक है। तो कोर पहला गलत हो गया, कोर को लेमिनेशन किंतु बिना इंसुलेटिंग नहीं है, बिना इंसुलेट कोर को लेमिनेशन व इंसुलेटेड वार्निश लगा के प्रयोग किया जाता है, ठीक। म्यूचुअल इंडक्शन के गुणों द्वारा दो कोयलों को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ा जाता है, विद्युतीय जोड़ा मैग्नेटिकली जोड़ा जाता है। जैसे ट्रांसफॉर्मर की कोयलें आपस में नहीं जुड़ी होती, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल रूप से तो नहीं जुड़ी होती, वो किससे जुड़ी होती है? वो फ्लक्स के माध्यम से जुड़ी होती है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं जोड़ा जाता, उसको जोड़ा जाता है मैग्नेटिकली, ठीक। गला भी खराब हो गया भैया, ठंडा पी लिया था। अस्थायी चुंबक अपना चुंबकत्व खो देता है। कब खो देता है? जब चुंबक बल नहीं हटाया जाता, जब चुंबक बल समान रखता है, जब चुंबक बल कम कर दिया जाता है और चुंबक बल हटा लिया जाता है। जब चुंबक बल हटा लिया जाता है तो अस्थायी चुंबक अपने आप चुंबकीय चुंबकत्व खो देता है, ठीक है ना। चुंबकीय बल हटा लोगे तो अस्थायी का मान मतलब क्या है? यही तो है अस्थायी का मतलब। एक स्थायी चुंबक में चुंबकत्व रहता है जब चुंबकीय बल हटा लिया जाता है, ठीक है। स्थायी चुंबक में चुंबकीय बल रहता है जब चुंबकीय बल हटा लिया जाता है, जब चुंबकीय बल नहीं हटाया जाता, जब चुंबकीय बल स्थिर रखा जाता है, जब चुंबकीय बल घटा दिया जाता है, ठीक है। तो स्थायी चुंबक में तो चुंबकत्व रहेगा, जब स्थायी बल हटा लिया जाए तो भी चुंबकत्व रहता है, ठीक है। इस ऑप्शन के हिसाब से और क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन ए स्टिक बैठता है, बाकी सही नहीं बैठते, ठीक है ना। जब चुंबकीय बल हटा लिया जाए तो भी चुंबकत्व रहे तो उसे ही तो हम क्या कहते हैं? स्थायी चुंबक कहते हैं। चुंबक के ध्रुव पोल जो है, मैग्नेटिक पोल, अलग किए जा सकते हैं, अलग नहीं किए जा सकते भाई, अलग नहीं किए जा सकते, ठीक है ना। क्या नहीं किए जा सकते? ध्रुव अलग नहीं किए जा सकते। आप चुंबक तोड़ोगे और दो टुकड़ों में कर दोगे तो दोनों टुकड़ों पर दो पोल होंगे, दो पोल होंगे। अगर उन्हीं दो टुकड़ों आगे दो टुकड़ों में फिर तोड़ दोगे तो आने वाली दोनों चुंबक जो होगी उनके भी दो ही पोल होंगे, यानी पोल को अलग नहीं किया जा सकता। विद्युत चुंबक के सामर्थ्य की बढ़ाई जा सकती है। चुंबक की सामर्थ्य स्ट्रेंथ बढ़ाई जा सकती है। स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए चालक की लंबाई बढ़ाकर, चालक की लंबाई घटाकर, टर्नों की संख्या बढ़ाकर, टर्नों की संख्या घटा के। तो इसका ऑप्शन आप सही दोगे, क्या दोगे? टर्नों की संख्या बढ़ाकर। देखिए टर्नों की अगर संख्या बढ़ाएंगे तो नॉर्मल सी बात है, चालक की लंबाई भी बढ़ेगी, लेकिन हमें आंसर देना है क्वेश्चन के हिसाब से, क्या पूछना क्या चाहता है, दिमाग में क्या चल रहा है अगले के, ठीक है। तो वो चाहता है टर्नों की संख्या बढ़ाकर आप आंसर दो। विद्युत चुंबक की सामर्थ्य बढ़ाई जा सकती है, तो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए टर्नों की संख्या बढ़ाकर, धारा का परिणाम बढ़ाकर, ठीक है, टर्नों की संख्या घटाकर, परिणाम बढ़ा के आंसर देना पड़ेगा। घटाकर दिया हुआ है तो आप धारा अगर बढ़ा देते हो तो ऑटोमेटिक क्या होगा? स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और धारा घटा देते हो तो स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि अस्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक की जो निर्भर करती है, यानी स्ट्रेंथ निर्भर करती है, धारा पे निर्भर करती है, टर्न की संख्या पे निर्भर करती है, क्योंकि एम्पियर टर्न बोलते हैं वहाँ पे, एम्पियर टर्न पर वेबर रिलक्टेंस। धारावाहित चालक में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है, ठीक है। धारावाहित चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है। जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो साथ में मैं ऑप्शन भी देख रहा होता हूँ, ठीक है ना, भी ऑप्शन क्या दे रखे हैं, तो उस पर नज़र मारते हैं तो क्वेश्चन और अच्छा समझ में आता है भी ऑप्शन के हिसाब से। तो धारावाहित चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है, यानी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड की दिशा आपको ज्ञात करनी है, तो किससे ज्ञात करोगे? बहुत ही बढ़िया बात है, किससे ज्ञात करोगे? दाएं हाथ के नियम से नहीं, बाएं हाथ के नियम से नहीं। ये जनरेटर मोटर के अंदर प्रयोग होते हैं, याद रखना, जनरेटर और मोटर के अंदर। जब चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहा हो
और करंट कैरिंग कंडक्टर या कोयल की बात कर रहा हो तो उसके अंदर हम फिर चुंबकत्व वाले में आ जाना, हथेली का नियम, हथेली अंगूठे का नियम, कारक स्क्रू का नियम, एंड नियम, ठीक है। तो उन पे ध्यान दिया करो भी, वो क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है और कहाँ से आंसर देना है। तो ए भी तो गलत हो ही जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, स्क्रू का नियम, इससे हम मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ज्ञात करते हैं, ठीक है। भी धारा की दिशा अगर कारक स्क्रू है, स्क्रू के आगे बढ़ने की दिशा में अगर धारा जा रही है तो जिधर हम स्क्रू को घुमा रहे हैं, कस रहे हैं, उस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड होगा, वहाँ पर हमने पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्पन्न विद्युत धारा की दिशा में निर्धारित की जा सकती है। उत्पन्न विद्युत धारा की दिशा किससे निर्धारित की जा सकती है? ईएमएफ, यानी जो इंड्यूस ईएमएफ है वो किससे निर्धारित किया जा सकता है, ठीक है। तो वो किससे किया जा सकता है? न्यूटन के नियम से, दाएं हाथ के नियम से, बाएं हाथ के नियम से। तो इंड्यूस ईएमएफ यानी ईएमएफ उत्पन्न कहाँ होता है? तो आपको जी ईएमएफ उत्पन्न तो जनरेटर में होता है या अल्टरनेटर में होता है। तो वहाँ पर हम ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए जनरेटर या में कौन सा नियम अपनाते हैं? बोले दाएं हाथ का नियम। तो यहाँ पे उस हिसाब से आंसर दे दोगे। कौन सा नियम? दाएं हाथ का नियम। ध्रुवों की ध्रुवता ज्ञात की जाती है। ध्रुवों की ध्रुवता ज्ञात करने के लिए हमें कौन सा? एंड नियम का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। नॉर्थ और साउथ, एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल होगा धारा, अगर क्लॉकवाइज धारा है तो क्या कौन सा होता है? साउथ पोल होता है। तो वहाँ पे एंड नियम का प्रयोग करते हैं, सिरों से ज्ञात की जा सकती है। सिरों से देखते हैं भी धारा किस दिशा में है। एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल होगा और क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल होगा, ठीक है। तो ये देख लो, तो कौन सा नियम होगा? एंड का नियम, पोलरिटी ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एमएमएफ की इकाई क्या है? मैग्नेटिक मोटिव फोर्स की इकाई होती है एम्पियर टर्न। क्या होती है? एम्पियर टर्न। थोड़ी देर पहले ही बताया था, एम्पियर टर्न। वोल्ट विभव की होती है, अर्ग आपकी उसकी होती है, अर्ग छोटी सी जिस मात्रक होता है उसका ऊर्जा का, कूलाम आपकी आवेश की होती है। रिलक्टेंस की इकाई क्या है? रिलक्टेंस की इकाई क्या होती है? तो एम्पियर टर्न प्रति वेबर, एम्पियर टर्न प्रति वेबर। मैक्सवेल वेबर आपकी फ्लक्स की इकाई होती है, एम्पियर करंट की इकाई होती है, ठीक है। और कई बार एमएमएफ की इकाई भी एम्पियर लिख देता है, वो ध्यान रखना। एमएमएफ की इकाई, क्योंकि टर्न कोई इकाई नहीं है, एक संख्या ही है, तो कई बार सीधा कह देता है भी एमएमएफ की इकाई क्या है? तो एम्पियर। तो एम्पियर भी आंसर होगा उसका, गलत मत करके आना, 2-3 बार पूछा गया क्वेश्चन है। 50 एम्पियर की धारा वाले 2 मीटर लंबे चालक पर 150 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र पर, ठीक है, पर समकोण पर लगने वाला बल होता है। कितना बल लगता है, ठीक है। तो 150 टेस्ला है, बल कितना लगेगा? तो फोर्स ज्ञात करना है आपको, ठीक है, फोर्स ज्ञात करना है। तो आपको ज्ञात है तो गुणा कर लो। देखो भाई, 50 गुणा 2 100 और 100 गुणा 15 150, यानी 15,000 न्यूटन। सभी की गुणा करनी पड़ेगी और फार्मूला आपको पता भी होगा, 15,000 न्यूटन लगेगा। पिछहत्तर का आपका हो गया। इंडक्टेंस की इकाई क्या है? तो इंडक्टेंस की इकाई क्या है? तो इंडक्टेंस की इकाई होती है आपकी ओम, फेरेड, मो, हेनरी। इंडक्टेंस की इकाई क्या होता है? हेनरी, ठीक है। मो किसकी इकाई होती है? कंडक्टेंस की। फेरेड किसकी इकाई होती है? कैपेसिटेंस की। ओम प्रतिरोध की। प्रेरित ईएमएफ और धारा हमेशा अपने कारण जो इन्हें उत्पन्न करता है उसी का विरोध करती है। इसकी खोज किसने की थी? तो लेंज ने की थी, जिसे हम क्या कहते हैं? बैक ईएमएफ कहते हैं। यानी जिस धारा से वो पैदा हुआ है उसी का विरोध करना, यानी जिसमें खाया उसी थाली में छेद करना, ठीक है। तो ऐसा नियम दिया था लेंज का नियम, बैक ईएमएफ जिसको बोलते हैं आप। रेडियो परिपथ में उच्च आवृत्ति के कारण होने वाला लोहा कोर पदार्थ होता है। उच्च आवृत्ति के लिए हमें याद करना है फेराइट प्रकार का प्रयोग करते हैं। बाकी मैं ऑप्शन ही नहीं पढ़ूंगा, फेराइट प्रकार का हम प्रयोग करते हैं। आप देखा करो और ऑप्शन भी देखा करो, आपका सही हो रहा है या नहीं हो रहा है।
ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 की स्पीड पे विश्वास मत रखा करो। 2 की स्पीड से बहुत से क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, लेकिन आपको लगता है आ गए। 2 की स्पीड पे आपको वही क्वेश्चन समझ में आते हैं जो आपने पहले समझे हुए हैं। नया क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं जाएगा, और मैं गारंटी और लिख के दे सकता हूँ। अगर आप पहली बार कोई चीज़ देखते हो और 2 की स्पीड पर देखते हो तो आपका दिमाग इतना तेज़ नहीं है भी वो 2 की स्पीड, क्योंकि दिमाग की गति और आपकी स्पीड दोनों मैच नहीं होती जब तक आप समझ नहीं पाते। ठीक है, उससे कम गति है तो भी आप समझ नहीं पाओगे, ज़्यादा गति है तो भी नहीं समझ पाओगे नई चीज़। अगर नया क्वेश्चन आ गया और नई चीज़ कोई समझना चाह रहे हो तो आप 2 की स्पीड पे न देखें कोई भी वीडियो, ध्यान रहे। ठीक है, लेमिनेटेड सिलिकॉन कोर का प्रयोग होता है। ठीक है, तो लेमिनेटेड सिलिकॉन का प्रयोग क्यों किया जाता है? लेमिनेटेड सिलिकॉन का प्रयोग तो लेमिनेटेड तो किया जाता है भंवरधारा हानि को कम करने के लिए, और कोर सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है आपका सेथिल्य यानी स्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए। और दोनों प्रकार की हानियाँ स्थायी हानियाँ होती है जिनको हम लोहे या आयरन लॉसेज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आयरन लॉसेज को कम करने के लिए, क्योंकि लेमिलेशन भी दिया है, सिलिकॉन भी दिया है। तो सिलिकॉन स्टेरिसिस हानि को कम करता है और लेमिलेशन भंवरधारा हानि, दोनों किस में आती है? लोहे हानि में। कुल फ्लक्स और लाभदायक फ्लक्स का अनुपात क्या कहलाता है? तो कुल फ्लक्स जो होता है और आपका जिसको हम क्या कहते हैं, लाभदायक फ्लक्स यानी उपयोग होने वाला फ्लक्स, उसके अनुपात को कहा जाता है आपके लीकेज फैक्टर। क्या कहा जाता है? लीकेज फैक्टर। भी कितना बाहर निकल गया, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? हम लीकेज फैक्टर कहते हैं। तो ये हो गया लीकेज फैक्टर। पीक फैक्टर फ्लक्स के चक्कर में नहीं होता, ये तो हमारे ऐसी थ्योरी पढ़ते हैं उसके अंदर होता है। एक इस्पात छड़ को चुंबकीय बनाने के लिए, चलो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा, मैं पढ़ूंगा ही नहीं। 80 नंबर का आप कमेंट में आंसर बताना। देखते हैं, बिल्कुल आसान है। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर आपने सही से थ्योरी किया तो आराम से आपको क्वेश्चन आना चाहिए, और आप हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं तो अभी आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। 80 नंबर का आंसर दोगे कमेंट में। ठीक है, और 100 में कोई 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो जाता है तो भी मतलब कोई ना, कमेंट में बता देना आप, जो भी हो जाए। कई बार हो जाता है आगे पीछे, मैं मानता हूँ इसको, इंसान है, गलतियाँ होती रहती है छोटी मोटी। 0.24 गुणा में 10⁻10 वेबर फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए एक कुंडली का प्रयोग किया जाता है। यदि कुंडली में बहने वाली धारा 3 एम्पीयर हो तो कुंडली के लपेटों की संख्या 200 हो तो फ्लक्स उत्पन्न करने वाली के लिए कुल ईएमएफ की आवश्यकता होगी। तो एम्पीयर और टर्न प्रति वेबर किसकी इकाई होती है? तो रिलक्टेंस की। यहाँ पे एम्पीयर टर्न यानी यहाँ एमएमएफ की आवश्यकता होगी। तो एमएमएफ पूछा है, तो एमएमएफ क्या होता है और किस प्रकार से उसकी आंसर देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये है 0.24 गुणा 10⁻³ वेबर फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए एक कुंडली का प्रयोग किया जाता है। यदि कुंडली में बहने वाली धारा 3 एम्पीयर हो तो कुंडली के लपेटों की संख्या 200 हो तो फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए ईएमएफ क्या होगा? तो ईएमएफ नहीं है यहाँ पे, देखो ऑप्शन देख के हमें पता चलता है भी एम्पीयर टर्न है। एम्पीयर टर्न क्या होता है? एमएमएफ होता है, और एम्पीयर टर्न है। तो इससे याद करो जो राशि दी होती है ना उससे गुणा करनी होती है। एम्पीयर और टर्न से गुणा करोगे। एम्पीयर कितना है? 3 एम्पीयर और 200 है, भाई ये घुमाने के लिए दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो 200 और 3 की गुणा करोगे 600 एम्पीयर टर्न आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एमएमएफ क्या होता है? एम्पीयर टर्न इसकी इकाई होती है। तो एम्पीयर कितने और टर्न कितने? एक चुंबकीय रिंग्स का रिलक्टेंस, ठीक है, इतना है और कोयल इतनी है, तो वेबर का फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए एमएमएफ की आवश्यकता होगी। यानी कितने की एमएमएफ की आवश्यकता? एमएमएफ क्या होता है? एम्पीयर टर्न। यानी हम गुणा क्या करते हैं? रिलक्टेंस की गुणा करते हैं और फ्लक्स की गुणा करते हैं। तो रिलक्टेंस दिया हुआ है और हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें पता है एमएमएफ क्या होता है? एमएमएफ बराबर होता है रिलक्टेंस गुणा में फ्लक्स। तो एम्पीयर टर्न वेबर दिया हुआ इसकी, और उठा के दोनों की गुणा कर देनी है। ठीक है, तो कट जाएगा ये, तो ऐसा आसान आएगा भी आपस में गुणा भाग सही से हो जाएंगे। तो गुणा करनी है आपको, तो -4 और प्लस की 4 कट जाएगी। तो 8×5 = 40, 8×7 = 56 है, 56 और 4
60, 8 6 48, 48 और 6 54, 5 और 8 और 5 13, 1340 आ जाएगा, सी आ जाएगा इसका ना। तो CM गुणा करोगे अपने आप पता चल जाएगा, गुणा कर देना दोनों की। इतना आने, क्योंकि आप क्रैश कोर्स क्वेश्चन लगा रहे हो तो इसका मतलब इतना तो आपको आता ही है। ठीक है, आशा करता हूँ अगर आपने रेगुलर फॉलो किया अपने को तो ये नहीं आते, तो इसका मतलब फिर टाइम फिर से फिर दोबारा रिवीजन कर लो भाई, नहीं तो। ठीक, कौन से पदार्थ, मैं कहता हूँ इसके अंदर मैं 118 क्वेश्चन कराता हूँ और आपका रिजल्ट आपको बढ़िया चाहिए तो कम से कम 105 और 110 के बीच में क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। ठीक है ना, 105 और 110 के बीच में सही तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। ठीक है, बहुत बढ़िया तैयारी है आपकी। अगर इसमें से आपके ज़्यादा गलत हो रहे हैं तो आपको थोड़ा रिवीजन करना चाहिए इस चैप्टर को दोबारा। स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका, इस्पात का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चुंबक की ध्रुवता परीक्षण के लिए निश्चित सबूत यह है कि आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों होंगे, आकर्षण होगा प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, तो क्या होगा, तो परीक्षण के लिए निश्चित सबूत ये है अभी दोनों के बीच में क्या होगा, अभी अगर आप गलत ले रहे हो तो प्रतिकर्षण होगा। ठीक है ना, प्रतिकर्षण इसका सही से सबूत माना जाता है। थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, अगर आप पोलरिटी टेस्ट करते हैं तो इसके अंदर एक एक्यूरेंसी हमें एविडेंस चाहिए भी, ये है पक्का है। ठीक है ना, भी ये नॉर्थ है तो नॉर्थ से प्रतिकर्षित होगा, साउथ से प्रतिकर्षित होगा, तो ये सबूत माना जाएगा आपका प्रतिकर्षण। विद्युत चुम्बक की बनी होती है, विद्युत चुम्बक किससे बनी होती है, नरम लोहे की कोर से। ठीक है, विद्युत चुम्बक किससे बनी होती है, तो नरम लोहे, तो आप थोड़ी देर पहले की भी कोर कौन सी प्रयोग करते हैं, तो नरम लोहे की कोर प्रयोग करते हैं। सोनोलॉइड में किसका प्रयोग करते हैं आप, नरम लोहे का। ठीक है, EMF उत्पन्न किया जा सकता है रासायनिक क्रिया से, विद्युत प्रेरण द्वारा, यानी दोनों से किया जाता है। रसायन से हम DC कर सकते हैं और प्रेरण से केवल हम AC उत्पन्न कर सकते हैं, तो A भी दोनों से प्राप्त किया जा सकता है। 86 का C हो जाएगा। चुंबक बल रेखाओं का मार्ग होता है, चुंबकीय बल रेखाओं का मार्ग क्या होता है, बंद होता है, पूर्ण परंतु खुला होता है, पूर्ण अपूर्ण खुला होता है, पूर्ण होता है और पूरी तरीके से बंद होता है। ठीक है ना, पूर्ण होता है और पूरी तरीके से बंद होता है। और ये रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं, क्योंकि एक दूसरे के समांतर होती है और इन रेखाओं के बीच में प्रतिकर्षण होता है, इसलिए ये काटती नहीं है। चुंबक के चारों ओर वह का क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है तो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, जहां तक चुंबकीय बल रेखाओं को महसूस किया जा सके। लाउड स्पीकर में क्या होती है, तो लाउड स्पीकर में स्थायी चुंबक होती है, अस्थायी चुंबक होती है। तो लाउड स्पीकर के ऊपर पीछे लगा होता है, देख लो एक गोला सा लगा होता है, गोल प्रकार की स्थायी चुंबक होती है। ठीक है, विद्युत वाहक बल सदैव फ्लक्स का परिवर्तन करता है। विद्युत वाहक बल यानी EMF सदैव फ्लक्स के परिवर्तन का क्या करता है, तो सदैव ही, याद करना, वो हमेशा ही क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है ना, विद्युत वाहक बल EMF फ्लक्स का हमेशा क्या करता है, परिवर्तन का विरोध करता है। अगला क्वेश्चन है, वह ताप जिस ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय या जिसके नीचे लोहे चुंबकीय पदार्थ है, जिसके नीचे लोहे चुंबकीय होता है, यानी जिसके ऊपर टेम्परेचर जाने से तो अनुचुंबकीय हो जाएगा और जिससे नीचे टेम्परेचर है तो वो लोहे चुंबकीय हो जाएगा। तो उसका क्या कहते हैं, तो चुंबक वाले में एक शब्द आता है क्यूरी ताप। तो क्यूरी ताप वो ताप जो जिससे ज़्यादा ताप बढ़ाने से कोई पदार्थ क्या हो जाता है, यानी तापमान से क्या हो जाता है, वो अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है, और जिससे नीचे टेम्परेचर हो तो वो लोहे चुंबकीय पदार्थ रहता है, तो उसे क्यूरी ताप कहते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। फ्लक्स की इकाई कौन सी नहीं है, तो फ्लक्स की इकाई कौन सी नहीं है, वेबर, मैक्सवेल, टेस्ला। तो इनमें से कौन सी इकाई नहीं है, तो टेस्ला विद्युत चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई है, वेबर मैक्सवेल आंसर आएगा। दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच की दूरी दुगना की जाए तो उसका ध्रुव बल की दुगना किया जाता है, तो उसके बीच का सामर्थ्य क्या होगा। इसने कहा है बीच की दूरी भी दुगनी कर दें और ध्रुव बल का बल भी दुगना कर दें, तो उसमें कोई, क्योंकि ऊपर और नीचे का दोनों मामला बराबर बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा। हिस्टैरिसीस हानि कम करने के लिए आवश्यक है, तो हिस्टैरिसीस हानि कम करने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक होता है, देखो
BH वक्र का अधिक क्षेत्रफल होगा तो हिस्टैरिसीस लॉस, जितना क्षेत्रफल उतनी ज़्यादा BH वक्र के अगर क्षेत्रफल ज़्यादा है तो हिस्टैरिसीस लॉस ज़्यादा होगा, अगर कम है तो हिस्टैरिसीस लॉस कम होगा। निम्न प्रतिरोधकता, उच्च प्रतिरोधकता, ठीक है, इसका कोई फर्क नहीं। निम्न हिस्टैरिसीस गुणांक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लो हिस्टैरिसीस फैक्टर होना चाहिए कोई भी पदार्थ का, तब वो क्या होगा, हानि कम हो सकती है हिस्टैरिसीस। और इसको कम करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कोर के अंदर सिलिकॉन मिलाते हैं। बाएं हाथ के नियम में अंगूठा प्रदर्शित करता है, तो बाएं हाथ का नियम जो है उसमें अंगूठा किसको प्रदर्शित करता है, तो अंगूठा करता है बल को, मोशन, यानी किस तरफ मोशन है उसका, यानी किस तरफ गति है, यानी बल की दिशा कौन सी है, ठीक है, तो उसको प्रदर्शित करता है। तो वोल्टता चुंबकीय क्षेत्र को कौन करती है, पहली उंगली तर्जनी करती है, तो चालक पर लगने वाले बल को करता है, यानी दिशा ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। प्रतिष्ठम का व्युत्क्रम है, प्रतिष्ठम का मतलब होता है रिलेक्टेंस, प्रतिष्ठम का मतलब रिलेक्टेंस, रिलेक्टेंस का उल्टा प्रेमेंस, प्रेमेंस को बोलते हैं प्रवेशता, ठीक है। इस्पात के चुंबकीय करना कठिन होता है, इस्पात से चुंबक बनाना थोड़ा कठिन होता है क्योंकि उसकी चुंबकशीलता क्या होती है, उच्च होती है। पहले भी आया था ये, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बदला है बस। हिस्टैरिसीस लूप का चुंबकीय क्षेत्र पदार्थ के किस गुण की माप है, हिस्टैरिसीस लूप जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के किस गुण की माप है। हिस्टैरिसीस लूप का क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल ज़्यादा व्यय ज़्यादा होगा, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का नहीं है, चुंबकीयशीलता का नहीं, विद्युतशीलता का नहीं, प्रति चक्कर में व्यय ऊर्जा, यानी प्रति चक्कर में कितनी ऊर्जा नष्ट हो रही है, कितनी ऊर्जा खपत हो रही है उसका है, यानी हिस्टैरिसीस लॉस बताता है ये, ठीक है। निम्नलिखित में से असत्य है, अच्छा क्वेश्चन है। अब 4 क्वेश्चन का आंसर आपको आता है तो इसका आंसर आप दे पाओगे, यानी 4 दिए हैं उसमें से 3 सत्य है, कौन सा है सत्य। 1 वेबर 10 की 8 मैक्सवेल सही है, 1 टेस्ला बराबर 10 की 4 गॉस ठीक है, 1 एम्पीयर टर्न बराबर 4 पाई गिलबर्ट होता है, ये गलत है, ठीक है। और 1 एम्पीयर टर्न मीटर बराबर 0.011 और स्टेट होता है, ये भी ठीक है, तो 109 का आ जाएगा सी। 1 मैक्सवेल समतुल्य है, 1 मैक्सवेल किसके, 10 की 8 वेबर के, माइनस क्या आएगा, सॉरी माइनस क्या आएगा, 1 मैक्सवेल होता है 10 की -8 वेबर के बराबर होता है, ठीक है ना, क्योंकि मैक्सवेल क्या होता है, छोटा होता है, वेबर बड़ा होता है, तो वेबर भी आ जाएगा 10 की -8 वेबर। निम्न में से प्रतिचुंबकीय पदार्थ, निम्न में प्रति सिल्वर है, जस्ता है, फेराइट है, एल्यूमिनियम है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ पूछा इसने, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, सिल्वर नहीं है, फेराइट नहीं है, जस्ता, ऑप्शन में क्या आएगा, जस्ता। जिंक क्या होता है, डाई मैग्नेटिक पदार्थ होता है। एक चुंबक के ध्रुव अलग नहीं किए जा सकते, पहले भी आया क्वेश्चन है। कम धारण क्षमता रिटेंटिविटी के पदार्थ उपयुक्त हैं अस्थायी चुंबक बनाने के लिए, कौन से हैं, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए क्या होते हैं, जिनकी रिटेंटिविटी लो होती है उनसे हम अस्थायी चुंबक बनाते हैं, और जिनकी रिटेंटिविटी हाई होती है उनसे हम स्थायी चुंबक बनाते हैं, ठीक है। ये थे आपके 113 क्वेश्चन ही आए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें अगर वीडियो अच्छी लगे, ताकि आगे आपके लिए हम रेगुलर वीडियो बना सकें। और रेगुलर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, वो हमारे लाइक से आपकी बनती है। तो लाइक कमेंट देख के थोड़ा सा पॉजिटिविटी आती है, जिससे हम वीडियो बना सकें। तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर बताएँ, वीडियो बहुत बढ़िया थी सर, और बहुत बढ़िया हमें क्वेश्चन करने को मिले, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने को मिले, ठीक है। और उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है जो मतलब जॉब करते हैं या कोई काम करते हैं साथ में, तो वो बुक साथ में लेके घूम नहीं सकते और क्वेश्चन पढ़ सकते हैं वो वीडियो देख के, तो उनके लिए तो बहुत है। वो तो ज़रूर कमेंट करें भाई, ठीक है, सारे कमेंट करें, ताकि आपके लिए सारे चैप्टर जितने भी हैं, एक चैप्टर में डेली एक
वीडियो में एक चैप्टर का आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, जिससे आपका रिवीजन भी बढ़िया होगा और आपको पता भी चलेगा आपकी तैयारी किस लेवल तक है। तो डेली आपको वीडियो देखें और वीडियो के अंदर जितने क्वेश्चन कराए जाते हैं उनकी प्रैक्टिस करें, उनको देखें कौन सा गलत हुआ है, और गलत हुआ तो उस चैप्टर में अगर आपके ज़्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं तो रिवीजन करें। किस टाइप का क्वेश्चन गलत होता है उस कंसेप्ट को रिवाइज करें, ताकि आपको थोड़ा रिजल्ट बढ़िया मिले। ठीक है, बाकी सारे जितने भी अपने से जुड़े हैं मोस्ट ऑफ आपका सिलेक्शन है, कोई नहीं रोक सकता। अगर आप रेगुलर हमसे जुड़े हैं और जितना भी आपको करवाया गया है, एक एक चीज़ जो करवाई गई है सारी चीज़ें आपने की है, सारे कंसेप्ट क्लियर किए हैं, जितने क्वेश्चन करवाए गए हैं वो क्वेश्चन किए हैं, जितनी थ्योरी करवाई गई है वो थ्योरी की है, नोट्स वगैरह पढ़े हैं, तो श्योरिटी है यहाँ से आपके 110 108 109 110 इस प्रकार से क्वेश्चन ठीक होंगे, क्योंकि इतना कंटेंट आपको जो दिया गया है ना, शायद ही आपको कहीं पे इकट्ठा मिलेगा। अगर आपने फॉलो किया है, मान लो पूरी तरीके से सारी वीडियो नहीं देखी है, आप अलग अलग जगह से वीडियो करते हैं, अलग अलग जगह से क्वेश्चन करते हैं, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। भी थ्योरी तो हमने आपसे की है सर, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस आपसे नहीं किए, तो भी क्वेश्चन अगर बढ़िया जगह से आप कर रहे हो तो एक टीचर को फॉलो कीजिए, सिलेक्शन मिल जाएगा बस। ठीक है, मैं तो हमेशा यही बात कहता हूँ कि आपकी रेगुलरिटी ज़रूरी है और विश्वास ज़रूरी है। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं बन सकता। जितने आपको क्वेश्चन और जितना आपको कंटेंट दिया गया है, शायद ही इससे बाहर कुछ पूछा जाएगा। ठीक है, ये 1-2% चांस हो सकते हैं, बाकी 95% प्लस क्वेश्चन आपको अपने कंटेंट से बाहर नहीं मिलेंगे, क्योंकि करवा इतना दिया भाई, इतना करवा दिया, इतना करवा दिया भी, आप भी देख सकते हो। ठीक है, कोई बुक नहीं छोड़ी, किसी बुक के क्वेश्चन नहीं छोड़े, किसी बुक की थ्योरी नहीं छोड़ी। ठीक है, तो रेगुलरिटी आपकी होनी चाहिए बस। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी है वो करते रहिएगा, उसके साथ में अन्य सब्जेक्ट है उनको भी रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है भी अकेले इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्वेश्चन वो भी पढ़ने हैं और वो चीज़ें भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक, तो आज के लिए फिर इतना ही है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे, जल्द से जल्द आपको एक प्यारी सी नौकरी दे और आपका प्यार इसी तरीके से बनाए रखना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।